बड़े दिनों से लोग कुछ परेशान हैं और परेशानी में मुझे फ़ोन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमें बड़ी टेंशन हो गई है और ये टेंशन दूर करने के लिए हमें क्या करना होता। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि नहीं, कोविड-19 से घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं नहीं नहीं, हम कोविड-19 से नहीं घबरा रहे हैं, हम मिड टर्म 2020 से घबरा रहे हैं। और पिछले 24 घंटे में मेरे पास कई मैसेजेस, कई फ़ोन्स आ चुके हैं और सब जो हैं, जो चीज़ें हमने की हुई हैं, सब के बारे में वो परेशान हैं और उसी तरह के वो सवालात एक एक आ रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के मैं डाल दूं, ताकि ये आप लोगों का जो भी मसला है, कि आप लोग जो जानना चाह रहे हैं कि क्या आएगा और किस तरह होगा और किस तरह से वो सॉल्व होगा। देखिए, ए लेवल बिज़नेस में जब आप, अभी हम फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, तो उसमें कोई भी पेपर हो, ये पेपर हो या कोई सा भी दूसरा पेपर हो, उसमें आपको चंद चीज़ें आंसर फ्रेमिंग में आनी चाहिए कि आंसर बनाना किस तरह से है, आंसर लिखना किस तरह से। तो इसमें जो कल का जो टेस्ट है, अगर उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिडंडेंसी क्या है, डिसमिसल क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, एएस के हवाले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए क्या है। मगर 2 नंबर का उसमें एक डेफिनेशन लिख के आगे नहीं बढ़ जाएंगे आप। उसके अंदर आपने उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल अगर आप दे दें, उसकी एप्लीकेशन दे दें, 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो उसमें आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर आपके आपके पास एक अकाउंटिंग का क्वेश्चन आएगा, जो कि A2 के पेपर 2 के अंदर आता ही है। तो उसके अंदर आप थोड़ा सा उसका कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे, बताएंगे कि अगर फॉर एग्जांपल फॉर्म ऑफ द बिजनेस है, फ्रेंचाइज है, फॉर्म ऑफ द बिजनेस है, इंडिपेंडेंट है, तो आप ये बताएंगे कि भाई इसमें ज़्यादा कॉस्ट क्यों पड़ेगी, अगर ज़्यादा कॉस्ट उसमें पड़ रही है तो क्यों पड़ रही। तो उसमें उसके अंदर कुछ डेटा गिवन होगा, वो डेटा आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और उसको कॉन्टेक्स्ट में उसको आंसर करना है। नॉर्मली 4 मार्क का क्वेश्चन होगा तो 2 पॉइंट्स तो लिख के उसको एक्सप्लेन तो करेंगे आप विद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नहीं किया तो फिर नहीं होगा, टेंशन आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी और ज़्यादा बढ़ेगी टेंशन। तो ये इस तरह से इसको आप थोड़ा सा अपना टेंशन को इस तरह कम कर सकते हैं कि आप इसमें फोकस करें कि हम जो भी लिख रहे हैं इसमें हम इसका एप्लीकेशन ज़रूर करेंगे टू द केस। बाहर से एग्जाम्पल लाने की आपको ज़रूरत नहीं है, मार्क ज़करबर्ग के बारे में लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो आपको केस के अंदर गिवन है, डेटा रिस्पांस के अंदर, वो वहीं से बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उसको लें। और गलती ना करें कि जो चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है, जो रेलिवेंट है टू द चैप्टर, सिर्फ आप उसको उठाएंगे नहीं, पूरे केस में जिधर एप्लीकेशन हो सकती है वहाँ उसको करें। अच्छा, उसके बाद फिर तीसरी चीज़ जो है वो जिसको हमने पहले भी कह चुके हैं कि आपको सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बताना है कि जो फाइनेंस वो होगा। फाइनेंस क्या होता है भाई, फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस कितनी बार कहा कि फाइनेंस का मतलब ये होता है कि जो पैसा आपको चाहिए वो आप किधर से लेके आएंगे। तो उसके मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें भी टेंशन की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म के अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं? बैंक लोन हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, क्या ये यहाँ पे यूज़ हो सकता है? आप लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं क्योंकि बिजनेस सेटअप हो रहा है। अगर एक नया बिजनेस सेटअप हो रहा है तो लॉन्ग टर्म में भी आप जा सकते हैं। तो क्रिटिकली आपने सोचना है ना कि क्या चीज़ कहाँ पे अप्लाई हो सकती है। अच्छा, जब फॉर्म ऑफ द बिजनेस है, पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप के अंदर भी ये चीज़ लिखी हुई है कि भाई एक एडवांटेज पार्टनरशिप का ये है कि वहाँ पे नया पार्टनर पैसे ला सकता है, तो ये भी एक सोर्स ऑफ द फाइनेंस। तो इसको आप ज़रा क्रिटिकली, इंटेलिजेंटली जब आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, रीड करेंगे, देखिए द ट्रिक इज टू रीड केयरफुली, एवरीथिंग इज इन द सिलेबस। तो अब ये 2 चीज़ें हो गई, ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से हो गया, रिडंडेंसी के हवाले से हो गया, डिसमिसल के हवाले से हो गया, अकाउंटिंग के हवाले से हो गया, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के हवाले से हो गया। उसके बाद फिर अब आप ये करेंगे कि आप ये बताएंगे कि अगर वो सेटअप करता है फॉर एग्जांपल अगर वो सेटअप करता है एक इंडिपेंडेंट शॉप, क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन जो होता है ये हमेशा एनालाइज क्वेश्चन होता है। ये जो चौथा क्वेश्चन होगा केस में, ये एनालाइज होगा। देखिए, आपकी जो एग्जामिनर है उसके साथ आपका एक इम्प्लिसिट प्रॉमिस है, उसके साथ आपने एक वादा किया हुआ है। क्या वादा किया हुआ है आपने उसके साथ? आपने उसके साथ वादा ये किया हुआ है कि जब भी मैं एक लाइन लिखूंगा उसके अंदर नॉलेज दूंगा, एप्लीकेशन दूंगा और एनालिसिस करूंगा उसका।
अगर आप नॉलेज देते हुए आ रहे हैं, बुक से आपने लिखा है, एक लाइन में बुक की नॉलेज आपने दे दी है, वेरी गुड, लेकिन आपने एप्लीकेशन नहीं किया, अपने आप को टक टक मारे, नॉक नॉक, क्या हो गया, मैंने अभी तक क्यों नहीं एप्लीकेशन किया? क्योंकि जब वो एप्लीकेशन नहीं होगी तो इट विल नॉट बिकम कंटेक्चुअलाइज्ड टू द केस. सो द इम्प्लिसिट प्रॉमिस बिटवीन यू एंड द एग्जामिनर इज कि आप मुसलसल उसका एनालिसिस करेंगे. आपने उसको किया, आपने उसको बताया कि ये हम स्टेप्स लेंगे, उसके बाद आप उसका एनालिसिस करें कि ये इसका इम्पैक्ट. एनालिसिस क्या होता है, 1000 दफ़ा बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ. एनालिसिस होता है इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी एंड रेवेन्यू. ये नहीं किया आपने तो आपने एग्जामिनर के साथ किया वो अपना वादा ही तोड़ दिया. उसके बाद वो कहेगा क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा. बट ही इज नॉट गोइंग टू से दैट. ही इज सिंपली गोइंग टू विदहोल्ड योर मार्क्स. तो आप अगर ये चीज नहीं कर रहे हैं तो फिर उसके बाद ये दिस इज लाइक आस्किंग फॉर ट्रबल. तो आप डोंट आस्क फॉर ट्रबल, जस्ट डू इट. अब किस तरह से आप करेंगे? एनालिसिस के क्वेश्चन के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट जो है, जिसको हम सोल ट्रेडर कह लें, तो इंडिपेंडेंट के भी फीचर्स हैं, इंडिपेंडेंट के भी एडवांटेजेस हैं. वी नेवर यूज द वर्ड एडवांटेज. आप लोगों ने वर्ड एडवांटेज यूज किया, बहुत से आंसर्स में नहीं यूज करें वर्ड एडवांटेज. यूज द एडवांटेज टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू. दैट विल गिव यू एनालिसिस मार्क्स. Okay, so concentrate on these chapters and then use the disadvantages of the franchise. जो franchise का disadvantage है उसको यूज करें इसके इवेल्युएशन के लिए. आप इवेल्युएट करें कि इन दोनों में से कौन से बेहतर हैं, बेस्ड ऑन द कंपैरेटिव एनालिसिस, बेस्ड ऑन द कंपैरेटिव इम्पैक्ट्स ऑन प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट एंड रेवेन्यू. कहाँ पर उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, कहाँ पर उसका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा. फ्रेंचाइज में भी बढ़ सकता है, उसमें भी, लेकिन सिचुएशन उसकी कंटेक्सचुअली क्या है. तो इसका डिसएडवांटेज, इसका इवैल्यूएशन है, फ्रेंचाइज का इवैल्यूएशन है, मगर उसका एनालिसिस हो सकता है. दोनों को कंपैरेटिवली इवैल्यूएट करिए, आखिरी पैराग्राफ में रीच योर ओन जजमेंट. बट एनालिसिस में इवैल्यूएशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये चैप्टर जहन में रखिएगा. रिडंडेंसी एंड डिसमिसल हो गया, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो गया, फ्रेंचाइज में क्यों खर्चा ज़्यादा हो सकता है या उसमें खर्चा क्यों ज़्यादा हो सकता है, सोल ट्रेडर में प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल के बारे में हमने बताया था, रनिंग फाइनेंस होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है. तब जब भी आप अकाउंटिंग में कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऑलवेज मेक श्योर कि आप वहाँ पर एक अपना फॉर्मूला ज़रूर लिखें. अगर आपको कुछ नहीं भी आता, फॉर्मूला का 1 मार्क तो आपको मिल ही जाएगा. ठीक है, so these are the chapters. I wish you all the best for tomorrow. Please look at franchise very carefully. Please look at sole trader very carefully. Please look at their analysis very carefully, because we are going to look at the analysis very carefully. आपकी हर लाइन के अंदर एनालिसिस नहीं है, impact on cost, productivity and revenue नहीं है. That is going to create a problem on the exam. Okay, so I hope tomorrow's paper is going to be very good, and don't be stressed about the midterm 2020. Best of luck.